हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। काफी सारे बच्चे मुझसे टेलीग्राम पर बोल रहे हैं सर आरबीआई ग्रेड बी के लिए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस करवा दीजिए, डिस्क्रिप्टिव में दिक्कत आ रही है। मैं आप लोगों के लिए सब्जेक्ट वाइज वीडियो सीरीज लेकर आया हूँ। डेली हर सब्जेक्ट का हम लोग ईएसआई, फाइनेंस, मैनेजमेंट और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश एक एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे करेंगे एक वीडियो में। तो ये हमारी वन क्वेश्चन अ डे करके सीरीज रहेगी। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे मैनेजमेंट में कैसे हमें आंसर लिखना है, इंग्लिश में कैसे लिखना है, फाइनेंस में कैसे लिखना है, ईएसआई में कैसे लिखना है। हर वीडियो में एक क्वेश्चन होगा, 5 से 10 मिनट एक क्वेश्चन की ड्यूरेशन होगी। मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, उस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे कैसे लिखना है, स्टेप 1 क्या होना चाहिए, स्टेप 2 क्या होना चाहिए। बेसिकली ये हमारा थॉट प्रोसेस बताएंगे कि हमें क्वेश्चन देख के हमें क्या सोचना है कि क्या लिखना है। जब हमने ये सोच लिया कि हमें क्या क्या लिखना है इस आंसर में, स्टेप्स हमें पता चल गए, तो हम उसे डिटेल्ड आंसर लिख सकते हैं। मैनेजमेंट, ईएसआई, फाइनेंस, हर क्वेश्चन हम लोग 15 मार्क्स के हिसाब से करेंगे। और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का जो 40 मार्क्स का एसे आता है हम उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है RBI GRB 2026। यहाँ पे सारे वीडियोस के लिंक्स और पीडीएफ्स आपको अवेलेबल होंगे। और ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है जिसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आरबीआई ग्रेड बी रिलेटेड सारे डिस्कशंस होते हैं। हमारा मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, ट्रेस द एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट, साइंटिफिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, ह्यूमन रिलेशंस एंड सिस्टम अप्रोचेस एंड इवेल्युएट देयर रेलेवेंस टुडे। ठीक है, हमारे पास मैनेजमेंट के 4 अप्रोचेस थे, साइंटिफिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, ह्यूमन रिलेशंस और सिस्टम्स अप्रोचेस। मैनेजमेंट फर्स्ट यूनिट बिल्कुल फर्स्ट टॉपिक है ये। तो हमें इसका एवोल्यूशन बताना है और प्रेजेंट डे में इनका रेलेवेंस बताना है। सिलेबस अगर हम लोग देखें तो ये मैनेजमेंट का पिछले नोटिफिकेशन का सिलेबस है। फर्स्ट टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, जिसमें हमें एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट करना है, साइंटिफिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, ह्यूमन रिलेशन एंड सिस्टम अप्रोच। तो इसी के अंदर ये आप लोगों का क्वेश्चन आएगा। इसका आंसर और इसके स्टेप्स देखते हैं आप। तो इसमें हम लोग किस तरह से शुरू करेंगे। सबसे पहले जब हमारे पास क्वेश्चन आएगा, हमें मैनेजमेंट बताना है कि मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, मैनेजमेंट को डिफाइन करेंगे और उसके बाद बताएंगे कि जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट का थॉट इवॉल्व हुआ है ओवर द टाइम ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशंस। फिर हम साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में बताएंगे कि उसका फोकस एफिशिएंसी पे रहता है, स्टैंडर्डाइजेशन और प्रोडक्टिविटी पे रहता है। और इसके अंदर टेलर थ्योरी के बारे में बताएंगे और उनके लिमिटेशंस बताएंगे कि उन्होंने ह्यूमन फैक्टर्स को इग्नोर करा। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट पे आएंगे, जिसमें हम लोग फेयोल्स प्रिंसिपल्स के बारे में बताएंगे, मैनेजमेंट फंक्शंस के बारे में बताएंगे। स्टेप 4 में हम लोग ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच की बात करेंगे। स्टेप 5 में हम लोग सिस्टम्स अप्रोच की बात करेंगे। और स्टेप 6 हमारा कंक्लूजन हो जाएगा। कंक्लूजन हमें हर आंसर में देना है, इंट्रोडक्शन हमें हर आंसर में देना है। दैट मीन्स जो स्टेप 2, 3, 4, 5 है, ये मानकर चलिए कि स्टेप 2 से लेके 5 तक आप 12 नंबर अर्न करेंगे। स्टेप 1 के अंदर आप लोग 1.5 नंबर अर्न कर रहे हैं, स्टेप 6 के अंदर 1.5 नंबर अर्न कर रहे हैं। क्लियर। आंसर को क्वेश्चन में क्या पूछा है उसके अकॉर्डिंगली सबसे पहले इंट्रोडक्शन उस टॉपिक से रिलेटेड, कंक्लूजन जो हमसे पूछा गया, और बीच में 3 से 4 पार्ट्स में, डिपेंडिंग कि आपका क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर का है या 15 नंबर का है, 3 से 4 स्टेप्स आपके बीच में उस पूरे आंसर की बॉडी का पार्ट करेंगे। आंसर ये इस तरह से मैंने लिखा है, मैं सिर्फ आंसर रीड करूंगा आपको समझाते हुए। हमने पहले इंट्रोडक्शन की बात करी। मैनेजमेंट थॉट हैज इवॉल्व्ड ओवर टाइम टू मीट द चेंजिंग नीड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट क्या होता है, ये एक प्रोसेस है प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजिंग का, डायरेक्टिंग का और कंट्रोलिंग ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। इट डेवलप्ड मेनली ड्यू टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी। तो मैनेजमेंट हमारा डेवलपमेंट कहां से शुरू हुआ, क्योंकि हमें ट्रेस करना है ओरिजिन से। तो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था 19th और 20th सेंचुरी में, वहां से मैनेजमेंट डेवलप होना शुरू हुआ। अब जैसे जैसे हमारी फैक्ट्रीज बड़ी होती गई, ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स होते गए, तो अलग अलग थिंकर्स और प्रैक्टिशनर्स ने नए नए आइडियाज दिए मैनेजमेंट के लिए। The evolution of management thought is generally divided into 4 major approaches। यहाँ पे हमने अपने क्वेश्चन के टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर दिया। साइंटिफिक मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच और सिस्टम अप्रोच। कौन कौन सी 4 अप्रोचेस? साइंटिफिक मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच और सिस्टम्स अप्रोच। ये जो अप्रोचेस हुई हमारी मैनेजमेंट की, जो ये अप्रोचेस थी, इसके अंदर क्या हुआ, शिफ्ट हुआ हमारा एफिशिएंसी से, है ना। जो फोकस था पहले एफिशिएंसी पे बात कर रहा था, उसके बाद में शिफ्ट हुआ ह्यूमन फैक्टर्स के लिए, और ह्यूमन फैक्टर्स के बाद में हुआ ओवरऑल सिस्टम के लिए। तो ये हमारा मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन हो गया, जो हमने हिस्टोरिकल लिया।
अब इसके बात करते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट की। साइंटिफिक मैनेजमेंट हमारी सबसे पहली अप्रोच आई थी मैनेजमेंट की, और किन्होंने दी थी? फेडरिक विंसलो टेलर ने। यूएसए में दी थी अराउंड 1911। टेलर जी को जो है, जो हमारे फ्रेडरिक विंसलो टेलर या एफ डब्ल्यू टेलर जी हैं, इन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। इन्होंने एफिशिएंसी, स्टैंडर्डाइजेशन और हायर प्रोडक्टिविटी पे फोकस करा था अपनी मैनेजमेंट अप्रोचेस में या थ्योरीज में। उनका मानना था कि वन बेस्ट वे होता है टू परफॉर्म एवरी टास्क। इन्होंने टाइम मोशन स्टडीज दी, साइंटिफिक सिलेक्शन की बात करी, वर्कर्स की ट्रेनिंग की बात करी, और पीस रेट, डिफरेंशियल पीस रेट वेज सिस्टम की बात करी। इनका फेमस एक्सपेरिमेंट था बेथलेहम स्टील कंपनी में, बहुत ज्यादा फेमस था मैनेजमेंट की थ्योरीज में। इसको हमेशा एक एग्जांपल दिया जाता है क्योंकि इंट्रोडक्टरी था सब कुछ। यहीं से हमारी थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट आनी शुरू हुई थी। तो इसके अंदर क्या था कि लोडिंग टेक्निक्स इन्होंने इंप्रूव करी थी, जिससे कि आउटपुट बढ़ गया था, क्योंकि साइंटिफिक वे में बात कर रहे थे। तो ये जो अप्रोचेस थी, इससे पहले क्या था, जो रूल ऑफ थंब मेथड होता था ना कि यहाँ दबा कुछ लाके काम कर दो, वो सारा हटके साइंटिफिक टेक्निक्स पे काम आ गया था। बट इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस थी। इन्होंने मतलब उस समय मैकेनिकली सब कुछ मैकेनिकल था, ऑटोमेटेड बहुत कम था। तो इन्होंने वर्कर्स को मशीन की तरह ट्रीट करना शुरू करा, और उनकी जो साइकोलॉजिकल या सोशल नीड्स थी उन्हें इग्नोर करा। साइंटिफिक मैनेजमेंट का ड्रॉबैक यही था कि इन्होंने वर्कर्स को मशीन्स की तरह माना, उनकी फिजियोलॉजिकल सॉरी साइकोलॉजिकल सोशल नीड्स क्या है उसको डिस्कार्ड करा, कंप्लीटली इग्नोर करा। इसकी वजह से वर्कर्स के अंदर रिजेंटमेंट आया, मोनोटोनी आई, और उनका एक्सप्लॉयटेशन होने लगा। तो जो सिंपल रिपीटेटिव टास्क है वहां के लिए तो ये सूटेबल था, बट डायनामिक एनवायरनमेंट में फेल होती चली गई ये थ्योरी। ये साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात हुई। इसके बाद आया हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच जो थे वो हेनरी फेयोल ने दिए। ये एक फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट थे। साइंटिफिक यूएस से आया, एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रांस से आया। जब ठीक है, जो टेलर जी का था ना, उसे शॉप फ्लोर लेवल कहते हैं। फेयोल ने क्या बोला, हेनरी फेयोल ने, इन्होंने टॉप मैनेजमेंट लेवल पे काम करा। इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए, जैसे डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूनिटी ऑफ कमांड, स्केलर चेन, इक्विटी, और एस्पिरिट दे कॉर्प्स। इस तरह से इन्होंने अलग अलग 14 प्रिंसिपल्स दिए, उनमें से कुछ एक है। इन्होंने इसके अलावा 5 यूनिवर्सल फंक्शंस भी बताए मैनेजमेंट के। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 5 यूनिवर्सल फंक्शंस। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट डे मैनेजमेंट से रिलेटेड है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। फ्योल के लिए जो फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स हैं, इनका डिस्क्रिप्टिव आंसर मैंने ऑलरेडी ग्रुप में आप लोगों से लिखवाया हुआ है, टेलीग्राम पे बच्चों ने शेयर करा हुआ है, तो उसको आप लोग वहां देख लेंगे। यहाँ पे मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि हमें अपने क्वेश्चन से स्टिक रहना है। दीज फंक्शंस आर स्टिल कंसिडर्ड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट एजुकेशन। ठीक है। इनकी जो अप्रोच थी फ्योल की, ही प्रोवाइडेड अ स्ट्रक्चर्ड एंड यूनिवर्सल फ्रेमवर्क फॉर मैनेजिंग लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। तो जो हमारे रिपीटेटिव से सिंपल टास्क थे वहां पे तो साइंटिफिक थ्योरी चल रही थी, बट जैसे जैसे हमारी इंडस्ट्रीज बड़ी हुई, हमारा एनवायरमेंट डायनेमिक हुआ, वहां पे साइंटिफिक थ्योरी फेल होने लग गई। वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट आया। तो इसमें क्या हुआ, मैनेजर्स जो थे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, उन्हें काफी ज्यादा सपोर्ट मिला। क्यों? क्योंकि वर्क को इन्होंने इन 5 चीजों के अकॉर्डिंगली बांट दिया। जब आपका वर्क डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो मैनेज करना इजी है। हाउएवर, साइंटिफिक मैनेजमेंट की ही तरह ये मैकेनिस्टिक थी, और ह्यूमन एलिमेंट को इन्होंने कंप्लीटली इग्नोर करा या फिर बहुत ज्यादा लिटिल इंपॉर्टेंस दी। इसके बाद आई ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच जो थी, जो इन दोनों ही मैकेनिकल अप्रोचेस की शॉर्टकमिंग्स थी, एडमिनिस्ट्रेटिव और साइंटिफिक की, उसको एक तरह से आंसर करने के लिए था। 1930s में हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे एल्टन मायो ने और उनकी टीम ने, शिकागो में। वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी इन शिकागो, यहाँ पे हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, वर्ल्ड याद रखिएगा, 1930s में ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के लिए। इन स्टडीज ने यह बताया कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नॉट ओनली ड्यू टू इंप्रूव फिजिकल कंडीशंस, कि जैसे हमने लाइटनिंग वगैरह बेटर कर दी, बट बिकॉज जो वर्कर्स थे, वर्कर्स की वैल्यू थी। आप भी सोचिए, अगर आपका बॉस है, आपको आपकी नौकरी से प्यार है, आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा प्यार और इज्जत है, आपका बॉस अगर आपसे बदतमीजी करेगा, हमेशा आपको डिस्कार्ड करेगा, तो कई बार आपका काम करने का मन नहीं करेगा। बट वही बॉस अगर आपसे पोलाइटली रेस्पेक्ट दे के आपसे बोलेगा कि सो एंड सो आज ये काम जरूरी है, ये काम करना है, मेरे ऊपर भी प्रेशर है, तो थोड़ा सा हम लोग साथ मिलकर काम करते हैं, तो वहां पे उसने आपको रेस्पेक्ट दी, आपको उसने इंक्लूसिव फील कराया, तो वहां पे आप खुद से ज्यादा करने की कोशिश करोगे। आप लोग जब मेरे वीडियोस को लाइक करते हो, कमेंट्स करते हो, टेलीग्राम पे मुझे रेस्पेक्ट करते हो, तो मेरा भी मन करता है कि मैं और बेटर करने की आप लोगों के लिए कोशिश करूं। अदरवाइज मुझे क्या नीड है, मेरी तो अच्छी खासी जॉब चल रही है, सैलरी आ रही है, मैं तो कोई पेड कोर्सेज भी नहीं कर रहा था, बट देन जो प्यार और अफेक्शन आप लोगों से मेरे को मिलता है, उसके रेस्पेक्ट में मैं और ज्यादा एफर्ट्स करने की कोशिश करता हूँ। तो वही चीज है कि अगर वर्कर्स को वैल्यू फील होता है, उन्हें अटेंशन मिलती है, वो एक सोशल ग्रुप की तरह काम करते हैं, तो इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है।
This approach highlighted the importance of motivation, morale, informal groups, communication and human behavior in the workplace. तो यहाँ पे जो इकोनॉमिक इंसेंटिव्स थे वहां से फोकस हटके साइकोलॉजिकल नीड्स पर भी आ गया। और इसके लिए अब्राहम मॉस्लो की हायरार्की ऑफ नीड और मैकग्रेगर की थ्योरी एक्स एंड वाई थी, जिन्होंने बाद में इस स्कीम को या फिर इस अप्रोच को सपोर्ट करा। ये दोनों हमारी मोटिवेशन की थ्योरीज हैं, मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी और डगलस की मैकग्रेगर थ्योरी एक्स एंड वाई, दोनों ही हमारी मोटिवेशन की थ्योरीज हैं। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, और जिन्होंने मोटिवेशन स्टैटिक कर रखा है वीडियोस के थ्रू, तो उन लोगों को ऑलरेडी आइडिया है। तो यहां से क्या हुआ, जो बिहेवियरल साइंसेस थी ये मैनेजमेंट का पार्ट बनी। बिहेवियरल साइंस बिकम द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, जो कि एज ऑन टुडे काफी ज्यादा रेलेवेंट है आज के एम्प्लॉय एंगेजमेंट के लिए भी और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के लिए भी। फिर इसके बाद सिस्टम्स अप्रोच बनी थी। सिस्टम अप्रोच 1950 और 1960 में बनी। इसके अंदर क्या हुआ, जो व्यूज थे ऑर्गेनाइजेशन के वो एक ओपन सिस्टम की तरह रखे गए। इसमें इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स ऑफ वर्ड्स, वर्ड याद रखिएगा, सिस्टम अप्रोच में इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट पार्ट ऑफ वर्क एक साथ आए टू अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। सिस्टम ने इनपुट्स ले, क्योंकि सिस्टम की बात हो रही है, सिस्टम क्या करेगा, इनपुट लेगा। इनपुट क्या है, रिसोर्सेज। फिर चाहे वो आपका रॉ मटेरियल हो, आपके एम्प्लॉयज हो, आपकी टेक्नोलॉजी हो, उन्हें प्रोसेस करेगा और आउटपुट प्रोड्यूस देगा। आउटपुट में क्या होगा, कुछ प्रोडक्ट्स होंगे, सर्विसेज होंगे। फॉर एग्जांपल एक कॉल सेंटर है, कॉल सेंटर में से फॉर एग्जांपल आप एयरटेल के कॉल सेंटर पे बात कर रहे हो, ठीक है। अब उसके लिए इनपुट्स क्या हैं, जो एयरटेल के कंप्यूटर सिस्टम्स है वहां पे, जो एयरटेल इटसेल्फ कंपनी की पॉलिसीज हैं, और जो उसके कस्टमर्स या उसके एम्प्लॉयज हैं, वो आपके रिसोर्सेज हैं या आपके इनपुट है। आपने जब कंप्लेंट करी तो उस कंप्लेंट के अगेंस्ट में उन एम्प्लॉयज ने, उन सिस्टम्स ने उन्हें प्रोसेस करा और आउटपुट आया। आउटपुट या तो कोई प्रोडक्ट आएगा, सर्विसेज आएगा, आपको बेटर सर्विसेज मिल रही हैं, तो वो उसका आउटपुट हो गया। सिस्टम्स अप्रोच में इट कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है, कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स हैं, गवर्नमेंट है या कॉम्पिटिटर्स हैं, और उनके थ्रू फीडबैक इन्हें मिलता रहता है कि कैसे और इम्प्रूव करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आप लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं करता तो क्या मुझे फीडबैक मिलता है कि मेरे को ऐसे डिस्क्रिप्टिव के वीडियोस आप लोगों के लिए बनाने हैं। मैंने पीछे जो वीडियोस बनाए नाबार्ड असिस्टेंट के, वहां पे या सबसे पहले मैंने नाबार्ड ग्रेड ए के शुरू करे, वहां पे मैंने सिर्फ आंसर लिखना बताया, वहां पे आंसर्स नहीं दिए। मेरे को फीडबैक मिला कि सर आंसर्स भी चाहिए। नाबार्ड डीए के लिए मैंने आंसर्स भी दिए। मुझे फीडबैक बच्चों ने ये दिया कि सर बहुत ज्यादा हो जाता है, एक ही वीडियो में चार चार पांच पांच क्वेश्चंस मत कराइए, एक वीडियो को ढंग से डिटेल्ड में आंसर समझाइए। आप नाबार्ड के मेरे आंसर्स देखेंगे, मैंने उसमें सिर्फ बच्चों को बोला कि आप आंसर्स रीड करो। फिर रिसेंटली मुझे बच्चों ने बोला कि सर आप आंसर्स को थोड़ा एक्सप्लेन भी करिए। तो ये मुझे फीडबैक मिल रहा है एक तरह से सिस्टम में, जिसके थ्रू मैं और बेटर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो अप्रोच हुई, सिस्टम्स अप्रोच, ये हॉलिस्टिक हो गई। क्यों, क्योंकि इसमें इंटरनल डायनामिक्स भी आए, साथ में एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस को भी लिया गया। इसकी हेल्प से मैनेजर्स को कॉम्प्लेक्सिटी, इंटर रिलेशनशिप्स और चेंजेस के इम्पैक्ट के बारे में पता चला कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए किस तरह से जरूरी है। अब जो प्रेजेंट एरा चल रहा है हमारा, ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजी का, अनसर्टेनिटी का, सिस्टम अप्रोच इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो इससे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर पाते हैं और डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। ये हमारी चार अप्रोचेस हो गई। हमने इंट्रोडक्शन करा, स्टेप 2, 3, 4 की हमने चारों अप्रोचेस करी। फिर हमारा कंक्लूजन क्या है, मैनेजमेंट थॉट हैज इवॉल्व फ्रॉम रिजिड एफिशिएंसी फोकस आइडियाज टू फ्लेक्सिबल, ह्यूमन सेंट्रिक एंड होलिस्टिक पर्सपेक्टिव्स। ठीक है, जो हमारा साइंटिफिक थ्योरी थी वो ज्यादा रिजिड थी, वहां से हम लोग थोड़ा थोड़ा फ्लेक्सिबल होने शुरू हुए, ह्यूमन सेंट्रिक हुए, और सिस्टम्स अप्रोच में होलिस्टिक पर्सपेक्टिव आए। हर अप्रोच की अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस है, बट कोई सिंगल थ्योरी अपने आप में कंप्लीट नहीं है। क्यों, क्योंकि हर अलग अलग एटमॉस्फेयर के लिए, अलग अलग एनवायरनमेंट के लिए चलती रही है। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो क्या करती है, इन सारी अप्रोचेस से कुछ कुछ एलिमेंट्स निकाल के उन्हें इंटीग्रेट करती है। फॉर एग्जांपल, ऑपरेशन मैनेजमेंट में हम लोग साइंटिफिक टेक्निक्स यूज करते हैं। फेयल्स प्रिंसिपल जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, ह्यूमन रिलेशंस आइडियाज को, एचआर प्रैक्टिसेस को सपोर्ट करते हैं। सिस्टम्स थिंकिंग जो होती है वो एनवायरमेंटल चेंजेस के लिए काम करती है। तो आज के जो हमारे डायनामिक बिजनेसेस हैं वर्ल्ड के ना, अब जो डायनामिक बिजनेसेस है उसमें रिमोट वर्क भी आ गया है, एआई भी आ गया, डाइवर्स वर्क फोर्सेस है। तो ये क्लासिकल अप्रोचेस स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तो देती हैं, थ्योरेटिकल फाउंडेशन देती हैं, बट आपको इन सब के पार्ट्स निकाल के अपने लिए अप्रोच बनानी पड़ती है। जो सक्सेसफुल मैनेजर्स हैं वो इन्हें ब्लेंड करते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशनल नीड्स फॉर अचीविंग एफिशिएंसी एज वेल एज एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। तो ये आंसर 600 वर्ड्स का मैंने टारगेट लिया हुआ है, क्योंकि 15 नंबर का आंसर हमें 600 वर्ड्स में लिखना है। रफली 580 से 620 वर्ड्स के बीच में ज्यादातर आंसर्स होंगे, कोई कोई आंसर ज्यादा बड़ा भी हो सकता है। उसको आप लोग अपने अकॉर्डिंगली याद करके, अपने अकॉर्डिंगली समझ के जब अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे,
टाइप करेंगे तो आप लोगों को वर्ड्स का आइडिया हो जाएगा कि कितने वर्ड्स में लिखना है। बट 600 वर्ड का आंसर है, तो आप ये मानकर चलिए कि 5% ऊपर नीचे अगर आपकी वर्ड लिमिट जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। 5% आप मान लीजिए कि 570 से 630 वर्ड्स के बीच में कोई मेजर इश्यू नहीं होगा कभी। आई होप ये आंसर आप लोगों को क्लियर हुआ हो। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को, इसके स्टेप्स को और इसके आंसर को ढंग से समझा होगा। आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि कैसे सिलेबस के टॉपिक के अकॉर्डिंगली हमें अपने क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन आएगा उसे किस तरह से हमें सोचना है कि आंसर कैसे करना है। एक बार हमने स्टेप्स अगर सोच लिए तो उसको स्टेप्स को एक डिटेल्ड आंसर में कन्वर्ट करना। ये सैंपल आंसर वो है जो मैंने दिया है। इसके अलावा आपका भी अगर कोई अपना आंसर है, आपको लगता है कि आप लिख सकते हैं खुद से, तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप वो आंसर लिखकर कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे या टेलीग्राम चैनल पे मेरे साथ शेयर करें, सो दैट हम लोग एक ऐसी कम्युनिटी बिल्ड कर पाए कि जब तक आपका एग्जाम होगा हम पूरे सिलेबस में जो पॉसिबल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है हम लोग उसे कर पाए। एक बार हमारा डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन बैंक बन के रेडी हो जाएगा, तो फिर चाहे आप लोग आरबीआई 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या आरबीआई 2027 या उसके बाद के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप लोगों की प्रिपरेशन ऑलमोस्ट हो चुकी होगी। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बैंक आपको सिर्फ पढ़ना है, रीड करना है, समझना है, आपको आंसर क्लियर हो जाएगा। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डेली आप लोगों के लिए ऐसा एक एक वीडियो आता रहेगा, तो इसलिए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। ये मेरा चैनल है आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन के लिए, और ये ग्रुप है आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन के लिए। इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं अगर अभी तक ज्वाइन नहीं करा। ये मेरा मेन चैनल है विशवाइज का, इसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी इस वीडियो की और बाकी भी जो वीडियोस आए हैं उन सब की। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।